चलिए, हम बात कर रहे थे बुलेट पॉइंट्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फॉर नॉर्सेट 2023। आगे बढ़ते हैं पार्ट सेकंड में। पहला क्वेश्चन बनता है पेरियोडोंटल डिजीज़। पेरियोडोंटल डिजीज़ किसे कहते हैं बच्चे? जब पस फॉर्मेशन हो जाता है सॉकेट ऑफ टीथ की जो सॉकेट होती है, जब उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है तो हम कहते हैं पेरियोडोंटल डिजीज़। याद रखिएगा। चलिए अगला, पेनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट अगर किसी व्यक्ति का कर रहे हैं बच्चे, याद रखना, अगर किसी भी व्यक्ति में पेनक्रियाटिक एंजाइम का रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं तो आपको एज अ नर्स असेस करना होता है उस व्यक्ति का वेट। अच्छा, वेट एक और जगह आपको असेस करना होता है। अगर किसी भी मरीज को चल रही हो TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, अगर किसी व्यक्ति को चल रही है, उस कंडीशन में भी आपको वेट मॉनिटर करना होता है। और कभी भी कोई पेशेंट रीनल डिजीज़ का हो, यानी किडनी डिजीज़ का कभी भी कोई पेशेंट हो, तो उसका भी हमेशा आप क्या मेज़र करते हैं? वेट मेज़र करते हैं। 3 क्वेश्चन याद रखना। और कभी भी आपसे पूछे अगर किसी व्यक्ति का डायलिसिस हो रहा है तो उस डायलिसिस से पहले और डायलिसिस के बाद भी वेट मेज़र किया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा वेट गेन से। और जो इसमें क्वेश्चन बन रहा था वो पेनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में आप क्या चेक करेंगे? आंसर जाएगा वेट गेन के लिए चेक करेंगे। चलिए, बेड सोर के लिए बच्चे पहले तो मैं क्वेश्चन आपको बता दूं, बार्डन स्केल का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन आता है, कौन सा स्केल यूज़ किया जाता है बेड सोर के लिए? बार्डन स्केल। उसका जो नॉर्मल स्कोर होता है वो कितना होता है बच्चे? 6 to 23। 2 पॉइंट याद रखिएगा, बेड सोर के लिए बार्डन स्केल का यूज़ किया जाता है और 6 to 23 उसका स्कोर होता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया वाटर लॉ स्केल भी यूज़ किया जाता है बेड सोर के लिए। चलिए आगे अगर हम बढ़ें तो हम देखेंगे कि आगे हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निडल स्टिक इंजरी अगर एक व्यक्ति में, काफ़ी बार पूछा गया है कि किसी व्यक्ति को ऑक्यूपेशन में HIV होने का कितना रिस्क होता है। यानी कि अगर वो काम कर रहा है या फिर वो HIV की ART क्लिनिक्स में काम कर रहा है या हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो उसको HIV होने का कितना रिस्क होता है? आंसर जाता है 1:300। यानी 300 मरीजों को जब वो देखता है तो उसको एक बार रिस्क होता है कि उसको भी HIV हो सकता है। लेकिन बच्चे ये बहुत कम है। अगर वो यूनिवर्सल प्रिकॉशन ले ले तो उस समय भी उसको नहीं होगा। डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि कितना चांसेस होता है? 1:300 याद रखना। लेकिन हेपेटाइटिस बी के केस में बच्चे ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। 25 से 30% रिस्क होता है हेपेटाइटिस बी का होने का ऑक्यूपेशन में। लेकिन HIV के लिए ये बहुत कम है, 1:300। आज के बाद याद रखना 1:300। तो कभी भी पूछे निडल स्टिक इंजरी इन HIV पेशेंट, आंसर जाएगा 1:300। 300 मरीजों देखने के बाद एक बार उसको रिस्क होगा कि उसको HIV हो सकता है। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज एट हाई रिस्क फॉर प्रेशर सोन इन साइड लाइन? कोई व्यक्ति अगर साइड लाइन पोजिशन में सोया हुआ है तो सबसे ज़्यादा खतरा प्रेशर अल्सर या बेड सोर होने का कहाँ पर होता है बच्चे? एयर में होता है। काफ़ी सॉफ्ट होता है और पूरा स्कल का जोर किस पे पड़ेगा? ईयर्स पे पड़ेगा। तो बच्चे याद रखना, साइड लाइन अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो बेड सोर का सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ पर होगा? एयर्स पे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये कह रहा है प्राइमरी प्रिवेंशन हेल्थ एजुकेशन इम्यूनाइजेशन। आई डोंट नो ये क्या पूछना चाह रहा है। मैं कभी कभी ऐसे ही नोट्स बनाता था कि मुझे ही नहीं पता चलते थे कि मैंने क्या लिखा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने क्लाउडी यूरिन। बच्चे याद रखना, सिस्टाइटिस यानी कि ब्लैडर का इन्फेक्शन। जब भी किसी व्यक्ति में इन्फेक्शन होता है, चाहे ब्लैडर का हो चाहे यूरिथ्रा का हो, यूरिथ्रा को यूरिथ्राइटिस बोल देंगे, ब्लैडर को सिस्टाइटिस बोल देंगे। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का, उसका पेशाब, उसका यूरिन आपको कैसा नज़र आएगा? क्लाउडी नज़र आएगा। बच्चे कैसा नज़र आएगा? क्लाउडी नज़र आएगा। और जब आप उसके पेशाब का pH चेक करेंगे तो आपको pH मिलेगा एल्कलाइन। ये 2 बातें ध्यान रखिएगा। जब भी किसी मरीज में UTI या फिर सिस्टाइटिस या फिर यूरिथ्राइटिस वो लिखेगा तो उसका अगर वो पूछेगा कि उसका पेशाब का अगर आप pH चेक करेंगे तो एल्कलाइन मिलेगा और अगर आप यूरिन को देखोगे तो क्लाउडी मिलेगा। इसीलिए मौसबी में क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति जिसको सिस्टाइटिस है उसके पेशाब में आप किस चीज़ के लिए देखोगे? आंसर जाता है क्लियरिटी।
अगर पेशाब क्लियर है तो उसको सिस्टाइटिस नहीं है, लेकिन अगर पेशाब क्लाउडी है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि मरीज को सिस्टाइटिस हो। बात समझ में आई? बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वो कह रहा है हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ HIV वायरस इज फाउंड इन। कई बारी वो आपको यहाँ पर स्पर्म ऑप्शन में भी देगा, सलाइवा भी ऑप्शन में देगा। याद रखना, अगर वो पूछे HIV का वायरस सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद कहाँ होता है शरीर में, आंसर जाता है ब्लड। अगर वो इससे मिलता जुलते 2-3 क्वेश्चन और मैं आपसे बताऊँ, अगर वो कहता है कि सबसे कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है HIV का, आंसर जाता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स सबसे कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है HIV का। लेकिन अगर वो पूछे अनप्रोटेक्टेड में भी मेल में ज़्यादा होगा या फीमेल में ज़्यादा होगा, तो आंसर जाता है बच्चे फीमेल में रिस्क ज़्यादा होता है HIV ट्रांसमिशन का एज़ कंपेयर टू मेल। और तीसरा, अगर वो पूछे होमोसेक्सुअल्स में ज़्यादा होगा HIV या फिर हेट्रोसेक्सुअल में ज़्यादा होगा, तो दो बातें मेरी याद रखना। हेट्रोसेक्सुअल यानी मेल और फीमेल इन्वॉल्व हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में, और होमोसेक्सुअल में या तो मेल मेल इन्वॉल्व है या फीमेल फीमेल इन्वॉल्व है। ऐसी कंडीशन में याद रखना बच्चे, ज़्यादातर कॉमनली हेट्रोसेक्सुअल्स में देखा जाता है। तो अगर वो पूछे मोस्ट कॉमनली किस में देखा जाएगा, हेट्रोसेक्सुअल। लेकिन हाई चांसेस, सबसे ज़्यादा चांसेस HIV के ट्रांसमिशन के किस में होते हैं, होमोसेक्सुअल्स में होते हैं, जिसमें मेल मेल के साथ या फीमेल फीमेल के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में क्या होता है बच्चे, पार्टिसिपेट करता है। चलिए आगे बढ़े यहाँ से बनने क्वेश्चन के बाद। पाईयूरिया यानी यूरिन में पस नज़र आना कहलाता है पाईयूरिया। अगला पैरोटाइटिस, पैरोटिड ग्लैंड के इन्फ्लामेशन को कहते हैं पैरोटाइटिस। अगला हेमेटमेसिस यानी बच्चे ब्लड आ रहा है किस में, वॉमिटिंग में। अगर वॉमिटिंग में कोई मरीज वॉमिटिंग कर रहा है और उसमें ब्लड दिख रहा है आपको, उसे कहते हैं हेमेटमेसिस। तो ये कह रहा है पोर्टल हाइपरटेंशन, इंपॉर्टेंट है बच्चे। पोर्टल वेन जो कि लीवर से जाती है, पोर्टल वेन में जब हाइपरटेंशन होता है, एक तो आप याद रखेंगे पोर्टल वेन का प्रेशर कितना होता है, 5 से 10 mm of Hg। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। अगर मैं अच्छे से लिखूं बच्चे, तो यहाँ पर कई बार वो आपसे पूछ लेता है कि जो पोर्टल वेन होती है उसका प्रेशर कितना होता है, तो आप बताएंगे 5 से 10 mm of Hg। और दूसरा, जब भी इसमें हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी मरीज की वॉमिटिंग में, आपको क्या नज़र आएगा, ब्लड यानी हेमेटमेसिस की कंडीशन नज़र आएगी। और ये आप देखेंगे बच्चे इसोफेजियल वेरिस भी आता है, इसोफेजियल वेरिस ये भी देखा जाता है उन मरीजों में जिनमें पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है। आपने पढ़ा होगा अपने अपने कोचिंग सेंटर्स में, मैं तो जस्ट आपको रिवाइज कर रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। काइलोथोरैक्स बच्चे, काइलोथोरैक्स किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, यानी प्लूरल स्पेस जो है लंग्स की, उसमें किसका भर जाना, लिम्फ फ्लूइड का भर जाना कहलाता है काइलोथोरैक्स। क्या कहलाएगा, काइलोथोरैक्स, लिम्फ फ्लूइड का भर जाना प्लूरल स्पेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे तो एक शब्द आता है रेमिशन, टेम्परी एंड टू मेडिकल साइन एंड सिम्टम, यानी कि कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए, किस टाइम के लिए, कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए अगर मेडिकल जो लक्षण आ रहे हैं किसी भी मरीज में किसी भी बीमारी की वजह से, कुछ टेम्परेरी कुछ सीमित समय के लिए अगर वो गायब हो जाते हैं, रेमिशन। रिलैप्स, वापस से वो लक्षण अगर उस व्यक्ति में दिखने लग जाएं तो रिलैप्स। क्योर, अगर कंप्लीटली वो डिजीज़ अब उस व्यक्ति से एब्सेंट हो जाए, यानी अब वो व्यक्ति ठीक हो जाए तो क्योर। और एक्सर्वेशन बोले तो जब उसके सिम्टम्स और ज़्यादा ख़राब हो जाएं उसे कहेंगे एक्सर्वेशन। चारों वर्ड याद रखिएगा, कुछ सीमित समय के लिए, टेम्परेरी समय के लिए साइन एंड सिम्टम का गायब होना कहलाता है रेमिशन। एक बार साइन एंड सिम्टम गायब हो गए लेकिन उसके बाद में वापस आ गए, पूरा रिकरेंस हो गया, तो उसे कहते हैं रिलैप्स। क्योर यानी कि वो डिजीज़ ठीक हो चुकी है, और एक्सर्वेशन यानी कि अब जो उसमें लक्षण आ रहे थे व्यक्ति में वो और ज़्यादा खराब हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सैंग्यूनस ये कहता है बच्चे, ये वर्ड किस चीज़ को बताता है? फ्रेश ब्लड। अगर किसी कहीं पर मान लो ओटी हुई है या फिर ड्रेनेज लगाया हुआ है, वहाँ पर फ्रेश ब्लड आ रहा है, तो शब्द इस्तेमाल करेंगे, वर्ड जो इस्तेमाल करेंगे वो हम करेंगे सैंग्यूनस। लेकिन अगर कहीं पर लिखा हुआ है सीरो सैंग्यूनस, तो उसका मतलब होता है पिंक कलर का। यानी कि आपने एक चीज़ देखी होगी, पहले ओटी के बाद जहाँ पर ड्रेनेज लगाया जाता है वहाँ पर फ्रेश रेड ब्लड आपको देखने को मिलेगा, उसे कहेंगे सैंग्यूनस। थोड़े दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद वहाँ पर पानी के साथ यानी थिन वाटरी आपको नज़र आएगा, जो हल्का हल्का सा लाल होगा लेकिन ज़्यादा उसमें पानी होगा, यानी कि पिंक कलर का कुछ अपीयरेंस नज़र आता है, उसे कहते हैं सीरो सैंग्यूनस। याद रखना। और कभी भी आपसे पूछा जाए प्रूलेंट शब्द का मतलब, तो आप क्या बताएंगे? थिक येलो ड्रेनेज। किसी भी शरीर के भाग से थिक येलो कलर का पस निकलना प्रूलेंट। चलिए आगे। अगर वो कहता है आपसे कि हिकअप का मैनेजमेंट क्या है, आंसर जाएगा 3 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड उस मरीज को एडमिनिस्टर अगर करी जाएगी तो उसके जो हिकअप्स आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ हिकअप्स में 3 to 10% CO2। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार्डन स्केल, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बार्डन स्केल किस लिए यूज़ किया जाता है बच्चे? रिस्क को देखने के लिए। किसके रिस्क को देखने के लिए? कि व्यक्ति को बेड सोर का कितना रिस्क है और जानने के लिए बार्डन स्केल यूज़ किया जाता है। और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसमें मोबिलिटी आती है, व्यक्ति चल पा रहा है या नहीं। न्यूट्रिशन व्यक्ति का कैसा है, व्यक्ति में फ्रिक्शन मौजूद है या नहीं, शेयर मौजूद है या नहीं, एक्टिविटी कर रहा है या नहीं, मॉइस्चर और सेंसरी परसेप्शन। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 चीज़ें याद रखिएगा बार्डन स्केल में देखी जाती हैं। शेयर, एक्टिविटी, चलिए देखते हैं। शेयर, एक्टिविटी, फ्रिक्शन, मॉइस्चर, न्यूट्रिशन, मोबिलिटी एंड सेंसरी परसेप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैलकुलस। कैलकुलस बोले तो क्या होता है बच्चे? डेंटल प्लैग रिमेनिंग इन द टीथ बिकम हार्डर एंड फॉर्म कैलकुलस। इतनी ज़्यादा बार पूछा नहीं जाता है। जो डेंटल प्लैग्स होते हैं वो टीथ में ही रह जाते हैं, उसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है, उसे कैलकुलस कहते हैं। कभी नहीं पूछेगा। अगला डिसफोनिया। डिसफोनिया शब्द से आप क्या समझते हैं? डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में डिफ़िकल्टी होने को कहा जाता है डिसफोनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैग फेज, लॉगरिथम फेज, स्टेशनरी फेज और फेज ऑफ डिक्लाइन। बच्चे ये तो माइक्रो का टॉपिक है, पर कोई बात नहीं, अपन माइक्रो से लेके न्यूट्रिशन से लेके फंडा से लेके गायनी सबके टीचर हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको। माइक्रोबायोलॉजी में आपने ग्राफ पढ़ा होगा। उस ग्राफ में क्या होता है बच्चे? पहले किसी भी कल्चर मीडिया में जब बैक्टीरिया डाला जाता है तो उसकी ग्रोथ नहीं होती है। जैसे ही आपने किसी नए कल्चर मीडिया में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाला तो बच्चे वो कुछ समय तक ग्रोथ नहीं करता है, उसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं होते, सिर्फ उसका साइज इंक्रीज होता रहता है। उस बैक्टीरिया का साइज इंक्रीज होता रहेगा लेकिन नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। कुछ समय बाद जब वो एक बड़ी सी साइज यानी फुल मैच्योर ग्रोथ ले लेता है तो उसके बाद उस ग्राफ को आपने देखा, वो ग्राफ ऐसे बढ़ता है। यानी कि अब कुछ समय तक तो उस नए मीडिया में बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद जब ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत तेज़ी से। कैसे करते हैं? 2 2 के 4 4 के 8 8 के 16 16 का 32, यानी लोगैरिथमिक मेथड में ग्रो करते हैं। बहुत जल्दी तेज़ी से ग्रो करेंगे। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि अब वो ग्रो करना बंद कर देंगे, क्योंकि अब उस कल्चर मीडिया में जितना न्यूट्रिएंट था बैक्टीरिया ने वो यूज़ कर लिया है फटाफट ग्रो करके। तो अब जितने नई सेल्स बन रही हैं उतनी ही सेल्स का क्या हो रहा है? डेथ हो रहा है। इसको कहते हैं स्टेशनरी फेज। क्या कहते हैं? स्टेशनरी फेज। और लास्ट फेज आती है डिक्लाइन की, यानी अब धीरे धीरे बैक्टीरिया का नंबर क्या करेगा? कम करेगा। तो मेरी एक बात याद रखना बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी में जब भी किसी नए कल्चर मीडियम में आप किसी बैक्टीरिया को डालोगे, कुछ समय तक वो बिल्कुल अपने सेल्स के नंबर को नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ ग्रो करेगा साइज में। थोड़े दिनों के बाद जब वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा तो ऐसे करेगा, 2 से 4 सेल बनेंगी, 4 से 8 8 से 16 16 से 32, इतने धड़ाधड़ डिवाइड करेगा। उसके बाद एक समय आएगा जब बिल्कुल ही जितनी नई सेल डिवाइड कर रही होंगी उतनी ही मर रही होंगी, तो लाइन ऐसी बनेगी और उसके बाद डिक्लाइन करेगा। तो ये जो पहली फेज़ होती है ना बच्चे, इसे कहते हैं लैग फेज़, जिसमें वो ग्रोथ शो नहीं करता है, उसे कहते हैं लैग फेज़। उसके बाद जिसमें वो
लोगैरिथमिक मेथड से ग्रो करता है उसको कहते हैं लॉग फेज, उसको कहते हैं लॉग फेज। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि थर्ड फेज जो ये होती है इसे क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज। क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज। और लास्ट में जो ये फेज होती है इसे कहते हैं डिक्लाइन फेज। तो 4 फेज होती है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है लैग फेज क्या है। लैग फेज क्या है, टाइम इन विच बैक्टीरिया नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होता है और डिवाइड नहीं करते हैं। अगला लॉग फेज, बैक्टीरिया इंक्रीज करते हैं उनके नंबर को एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली यानी 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। चलिए स्टेशनरी फेज, अब फर्दर इंक्रीज पॉपुलेशन में नहीं होगा, जितनी नई सेल्स बन रही है उतनी डेथ होंगी। अगला है फेज ऑफ डिक्लाइन, अब बैक्टीरिया का नंबर धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बहुत बार पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन टारगेट टाइम में बनता है कि बैक्टीरियोलॉजी की यूनिट क्या है, माइक्रोन है। आगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैकोमा फ्रॉम 1% टू, बच्चे ट्रैकोमा से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ट्रैकोमा के लिए हमेशा कौन सी स्ट्रेटजी काम में ली जाती है, सेफ स्ट्रेटजी। कभी भी वो आपसे प्रश्न पूछे कि सेफ, SAFE किसके लिए काम में लिया जाता है, आंसर जाता है ट्रैकोमा के लिए। अगला अगर वो पूछे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, कम्युनिकेबल कॉज, कम्युनिकेबल कॉज। अगर वो आपसे कहता है कि कौन सा कम्युनिकेबल कॉज है ब्लाइंडनेस का, मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, आंसर जाता है ट्रैकोमा, आंसर जाएगा ट्रैकोमा। और ट्रैकोमा के लिए कौन सी स्ट्रेटजी काम में ली जाती है, आंसर जाएगा सेफ स्ट्रेटजी। कौन सी स्ट्रेटजी बच्चे, SAFE, सर्जरी, एंटीबायोटिक, फेशियल क्लीननेस एंड एनवायरमेंटल क्लीननेस, सेफ स्ट्रेटजी यूज फॉर ट्रैकोमा। तो याद रखना ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, विटामिन ए डेफिशिएंसी। और अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, तो आंसर क्या जाएगा बच्चे, ट्रैकोमा। आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स ऑन टिप्स याद होने चाहिए। अगर आप नर्सिंग फील्ड के बाप हो तो आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं होगा। चलिए आगे, इनॉक्यूलेशन, एक शब्द आता है इनॉक्यूलेशन। इनॉक्यूलेशन क्या होता है बच्चे, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजन टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, यानी कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पैथोजन का इंट्रोडक्शन किसका कर रहे हैं, पैथोजन का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम डाल रहे हैं पैथोजन को, ताकि उसकी शरीर उसके अगेंस्ट क्या बनाए, एंटीबॉडी बनाए। यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी पैथोजन का डालना ताकि उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए, कहलाता है इनॉक्यूलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है बच्चे। आइट्रोजेनिक काफ़ी बार पूछा गया है, फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन, यानी कि डॉक्टर की वजह से जो इन्फेक्शन आपको हुआ है उसको कहते हैं आइट्रोजेनिक। आप अस्पताल में गए, आपने कहा मेरे सर दर्द हो रहा है, आपको एडमिट कर लिया और आपका मान लो किसी कारणवश कैथेटर डाल दिया। अभी कैथेटर डालते समय डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया और आपको हो गया यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI। और कितने घंटे के अंदर हुआ बच्चे, 48 से 72 घंटे के अंदर हुआ एडमिशन के, तो उसको हम कहते हैं बच्चे, उसको हम कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन यानी ऐसा इन्फेक्शन जो आपको घर से आते समय नहीं था, अस्पताल आने के बाद हुआ, नोजोकोमियल। लेकिन आइट्रोजेनिक क्या होता है बच्चे, अगर डॉक्टर की वजह से हुआ, फिजिशियन इंड्यूस्ड हुआ, जैसे फिजिशियन ने कैथेटर डाला उसकी वजह से आपको UTI हुआ है, तो उसको कहेंगे आइट्रोजेनिक। चलिए बात करें, आगे बात करें, बिफोर रिगर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस से पहले, यानी कि रिगर मोर्टिस क्या होती है बच्चे, बॉडी जब स्टिफ हो जाती है मृत्यु के बाद, डेथ के बाद जब बॉडी स्टिफ, यहाँ देखो लिखा हुआ है स्टिफनेस ऑफ बॉडी अकर 2 to आवर आफ्टर डेथ, मरने के 2 से 4 घंटे के बाद जब बॉडी स्टिफ हो जाती है उसे कहते हैं रिगर मोर्टिस। लेकिन आपको एज अ नर्स क्या याद रखना है कि बच्चे जब भी शरीर अकड़ जाए डेथ के बाद, स्टिफनिंग होने से पहले, उसके कंधे के नीचे और सर के नीचे आपको लगा देना है पिलो। याद रखना, मॉस्बी का क्वेश्चन है, प्लेस अ पिलो अंडर द बॉडी, हेड एंड शोल्डर। बॉडी, हेड और शोल्डर के नीचे एक पिलो लगा दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े, 3 शब्द यहाँ से जान लीजिए। एल्गर मोर्टिस क्या होता है, मृत्यु के बाद उसके तापमान, शरीर का तापमान में गिरावट आना मृत्यु के बाद कहलाता है एल्गर मोर्टिस। अगला बताऊं, अगला है लीवर मोर्टिस। लीवर मोर्टिस क्या है,
मृत्यु के बाद शरीर का रंग बदल जाना, डिस्कलरेशन हो जाना कहलाता है लिवर मोर्टिस। और अगला बताऊं मैं आपको, तो अगला है रिगर मोर्टिस, यानी मृत्यु के बाद शरीर का अकड़ जाना कहलाता है रिगर मोर्टिस। तीनों याद रखिए। शरीर के तापमान कम हो जाना एल्गर, तो ए ऐसा है ना बच्चे, तो ऐसा एरो बना दीजिएगा कि एल्गर यानी कम हो रहा है टेम्परेचर, लीवर यानी डिस्कलरेशन हो रहा है, और रिगर यानी कि स्टिफनिंग हो रही है। तीनों चीज़ याद आई। चलिए ठीक है, इस वाली सीरीज़ में यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आगे के जो पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। कमेंट्स करके प्लीज़ बताते रहिए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और क्या आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, कीप स्टडी।